Hello children, myself Jagdamba Singh welcomes you all in political science class. We are continuing with chapter number 1, challenges of nation building, and this is the 8th part. बच्चों, हम लोगों ने इस लेसन के शुरू में जाना था कि 3 मेन प्रॉब्लम्स थे जिनको सॉर्ट आउट करना था। उसमें से पहला जो था वो पार्टीशन जब हुआ तो बहुत सारा डिस्प्लेसमेंट हुआ और बहुत सारे रॉयट्स होने लगे। उनको शांत करना था, लोगों को उनको जगह पर सेटल डाउन करना था। तो ये सारा काम हम लोगों ने देखा कि किस तरह पूरा किया गया। दूसरा बड़ा प्रॉब्लम था कि इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, कि किस तरह प्रिंसली स्टेट्स जो बिखरे पड़े थे उनको इंटीग्रेट किया जाए इंडियन यूनियन में। उस प्रॉब्लम को भी हम लोगों ने देख लिया, पढ़ लिया कि उसको कैसे सॉर्ट आउट किया गया। और तीसरा बड़ा प्रॉब्लम था वो था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स की बाउंड्रीज को तय करना था। जो आज हम लोग स्टेट्स देख रहे हैं, ये जब इंडिपेंडेंस मिला तब ऐसे स्टेट्स डिवाइड नहीं थे, तो उनको किस तरह से डिवाइड किया गया, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई गई उसके लिए, ये सारी चीजें हम लोग आज के वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन। आज जो हम लोग मैप देख रहे हैं इंडिया का, वो कैसे बना, ये स्टेट्स कैसे इनकी बाउंड्रीज को आइडेंटिफाई किया गया, ड्रॉ किया गया, वो हम लोग देखेंगे। नाउ द चैलेंज वाज टू ड्रॉ द इंटरनल बाउंड्रीज ऑफ इंडियन स्टेट्स। इंडिया के अंदर जो स्टेट्स थे उनके इंटरनल बाउंड्रीज को तय करने का समय अब आ गया था। ये तीसरा वन ऑफ द थर्ड प्रॉब्लम था बड़ा, जिसको सॉल्व करना था हमारे लीडर्स को। द बाउंड्री हैज टू बी ड्रॉ इन अ वे दैट द लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ द कंट्री वुड बी रिफ्लेक्टेड विदाउट इफेक्टिंग द यूनिटी ऑफ नेशन। देश की यूनिटी को बिना छेड़छाड़ किए, यानी कि हमारा जो देश था वो डाइवर्स देश था, वहां पर बहुत सारी डाइवर्सिटी है। आज भी हम लोग देखते हैं कि कितनी डाइवर्सिटी हम लोगों के देश में है। तो इसमें से एक डाइवर्सिटी जो थी वो थी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, यानी लैंग्वेज की डाइवर्सिटी। तो हम लोगों को इस तरह से डिवाइड करना था, द बाउंड्री हैज टू बी ड्रॉ इन अ वे दैट लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी जो है इंडिया की, उसको मेंटेन रखना था, कि लिंग्विस्टिक और कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वो मेंटेन रहे, प्लस यूनिटी ऑफ द कंट्री भी मेंटेन रहे। तो ये देखने में तो बहुत आसान लग रहा है कि जिस लैंग्वेज को बोलने वाले लोग थे वहां उसको एक स्टेट का रूप दे दिया जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। वो हम लोग समझेंगे कि क्यों इतना आसान नहीं था, क्या प्रॉब्लम्स थी उसमें। ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल द स्टेट बाउंड्रीज वर ड्रॉन आइदर ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और द टेरिटरीज रूल्ड बाय द प्रिंसली पावर्स। इंडिया जब आजाद हुआ उससे पहले या तो अंग्रेज अपने एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से जहां तक उनको सहूलियत मिलती थी उसको वो लोग स्टेट के रूप में डिवाइड किए हुए थे, या कुछ प्रिंसली स्टेट्स में हमारा कंट्री बटा हुआ था। तो ये दो तरह के स्टेट्स पहले थे इंडिपेंडेंस से। एक तो कुछ एरिया ऐसे थे जहां अंग्रेज डायरेक्ट रूल में थे और कुछ प्रिंसली स्टेट के रूप में थे। तो जहां वो डायरेक्ट रूल में थे वहां उन लोगों ने अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से उसकी बाउंड्रीज को तय किया हुआ था, और प्रिंसली स्टेट्स की बाउंड्री अलग अलग तय थे कि कहाँ का कौन राजा है, उस हिसाब से उसकी बाउंड्री तय थी। Our national movement has promised the linguistic principle as the basis of formation of state. इंडिपेंडेंस के पहले से ही नेशनल कांग्रेस ने लोगों को यह आश्वासन दिया था कि जब देश आजाद होगा तो लिंग्विस्टिक बेस पर, यानी लैंग्वेज के बेस पे ही स्टेट्स का निर्माण किया जाएगा इन ए इंडिपेंडेंट इंडिया। ये प्रॉमिस इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहले से इंडियन पीपल्स के लिए, सिटीजन्स के लिए था कि जब हम देश आजाद होगा तो जहां जो भाषा बोलने वाले लोग हैं उसके आधार पर ही स्टेट्स का निर्माण किया जाएगा।
Many provisional Congress committees were created by linguistic zones, which did not follow the administrative division of British India. बहुत सारे कांग्रेस के प्रोविंस कांग्रेस की कमेटी थी जो क्रिएट की गई, और वो जो थी वो पहले जो ब्रिटिश का मैप था जो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के हिसाब से उन लोगों ने जो बाउंड्रीज बनाई हुई थी उसको अब मानने को लोग तैयार नहीं थे. थिंग्स चेंज आफ्टर इंडिपेंडेंस, लेकिन जब इंडिपेंडेंस मिला उसके बाद हालात बदल गए. अब हम लोग ध्यान से इस बात को समझेंगे कि वो कौन से हालात थे जो बदल गए, और इंडियन नेशनल कांग्रेस के मन में, इंडियन कांग्रेस के ग्रुप में यानी पार्टी में इस बात का डर हो गया कि हो सकता है कि लैंग्वेज के बेस पे अगर इंडिया को डिवाइड किया जाए इन स्टेट्स तो हो सकता है कि वो डिसइंटीग्रेशन की तरफ जाना शुरू कर दे. थिंग्स चेंज आफ्टर इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन. आवर लीडर्स फेल्ड दैट carving our states on the basis of language might lead to the disruption and disintegration. यानी कि उनके मन में, कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे बड़े, उनके मन में एक तो पार्टीशन के समय जो राइट्स हुआ उसको देखकर, फिर जब उसको इंटीग्रेट किया गया प्रिंसली स्टेट्स को, तो उसमें से कुछ प्रिंसली स्टेट्स जो है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे. तो ये सारे हालात जो थे वो उनके नेशनल कांग्रेस के लीडर्स के मन में ये डर पैदा किए कि हो सकता है कि अगर हम लोग लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स को डिवाइड कर देते हैं, उनकी बाउंड्रीज को बना देते हैं, तो हो सकता है कि वो कल कहे कि हम नेशनल इंडियन यूनियन का पार्ट नहीं रहेंगे. तो एक समस्या उस समय पैदा हो सकती है. ये डर कहीं ना कहीं पार्टीशन के बाद की घटनाओं को देखते हुए नेशनल कांग्रेस के लीडर्स के मन में पैदा हो गई थी. उनको अब डर लग रहा था कि हो सकता है कि अगर स्टेट्स को इस तरह से डिवाइड कर दिया जाए लैंग्वेज के बेस पे, तो वो देश को डिसइंटीग्रेशन की तरफ यानी विभाजन की तरफ ले जाए. सो द सेंट्रल लीडरशिप डिसाइडेड. तो नेशनल कांग्रेस की सेंट्रल जो लीडरशिप थी उसने डिसाइड किया अंततः कि to postpone matters because of the fate of princely states had not been decided and the memory of partition was still fresh. उन लोगों ने ये निर्णय लिया कि अभी कुछ दिन इस प्रॉब्लम को आगे की तरफ खींचते हैं और इसको पोस्टपोन किया जाए कि अभी नेशनल बाउंड्रीज जो इंटरनल बाउंड्रीज जो स्टेट्स की है उसको तय ना किया जाए. कांग्रेस लीडर्स के मन में ये बात आई कि क्यों ना हम लोग इस मैटर को ही अभी कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर देते हैं, और जब प्रिंसली स्टेट्स स्टैब्लिश हो जाएंगे, अच्छी तरह से वर्क करने लगेंगे, और जो पार्टीशन का जो फ्रेश दर्द है वो भी धीरे धीरे उस पर भी मरहम पट्टी हो रही है, धीरे धीरे वो भी सुधर जाएगा. उसके बाद हम लोग स्टेट्स की बाउंड्रीज तय करेंगे. ये विचार नेशनल इंडियन कांग्रेस के मेन लीडरशिप जो थे, टॉप के लीडरशिप, उनके मन में ये बात आई कि इस बात को अभी थोड़ा समय के लिए खींचा जाए और आगे चल के देखा जाएगा जब प्रिंसली स्टेट्स का मुद्दा बिल्कुल शांत पड़ जाएगा और जो पार्टीशन का दर्द है वो भी अभी फ्रेश है, उसको भी थोड़ा समय चाहिए. तो ये सारी चीज़ें जब सेटल डाउन हो जाएंगी तब इस प्रॉब्लम को हल करने की कोशिश की जाएगी. लेकिन कहते हैं कि जैसा सोचा जाता है वैसा होता नहीं है. तो आगे देखते हैं कि क्या उनका ये विचार पोस्टपोन करने का सही था या गलत था. दिस डिसीजन ऑफ नेशनल लीडरशिप वॉज चैलेंज बाय द लोकल लीडर्स एंड पीपल. जो वहाँ की लीडरशिप थी कांग्रेस की, उसको लोकल लीडर्स और पीपल्स के द्वारा उसको चैलेंज किया गया. यानी कि पीपल और लोकल लीडर्स ये चाहते थे कि जल्दी से जल्दी इस बात का डिसीजन हो कि बाउंड्रीज क्या तय होने वाली है. प्रोटेस्ट बिगेन इन तेलुगु स्पीकिंग एरियाज ऑफ तमिलनाडु, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका.
तो कुछ साउथ के आज के जो स्टेट्स हैं उनमें सबसे पहले ये प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जिनमें मुख्य रूप से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटक जैसे स्टेट्स थे। द विशाल आंध्रा मूवमेंट डिमांडेड दैट तेलुगु स्पीकिंग एरिया शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम द मद्रास प्रोविंस। उनकी ये मांग थी कि जो उन्होंने एक विशाल आंध्रा मूवमेंट शुरू किया जिसकी डिमांड थी कि तेलुगु स्पीकिंग एरियाज को जो है वो मद्रास प्रोविंस से अलग कर दिया जाए, यानी कि तेलुगु स्पीकिंग एरियाज जो थे वो मद्रास प्रोविंस में उस समय आते थे। जो अंग्रेजों के पीरियड का जो ये था प्रोविंस जो उन लोगों ने बनाया था वो मद्रास प्रोविंस में ही आता था। तो उनकी ये डिमांड थी कि मद्रास प्रोविंस से तेलुगु स्पीकिंग एरिया को अलग कर दिया जाए। द मूवमेंट गैदर्ड मोमेंटम व्हेन पोट्टी श्रीरामालू, a Congress leader, went on a indefinite fast that led to his death after 56 days on 15 December 1952। एक कांग्रेस के लीडर हुए जिनका नाम था पोट्टी श्रीरामालू, ये स्ट्राइक पे बैठ गए और इनकी स्ट्राइक फास्ट की थी कि ये भूख हड़ताल करेंगे, और इनका भूख हड़ताल जो है 56 डेज तक लगातार चला और अंततः इनकी मौत उस फास्ट की वजह से हो गई। अब ये एक बड़ा इवेंट था इस मूवमेंट में को लेकर के कि जहां एक प्रोमिनेंट लीडर जो कांग्रेस के थे उनका एसिनेशन हो चुका था। ये एक बहुत बड़ी बात उस समय थी। दिस काउजेस ग्रेट वायलेंस आउटब्रस्ट इन आंध्रा रीजन, और इसके कारण आंध्रा रीजन में एक आउटब्रस्ट हुआ और वायलेंस चारों तरफ देखने को मिलने लगा। पीपल इन लॉन्ग नंबर कम्स ऑन स्ट्रीट्स, लोग सड़क पे उतर आए और प्रोटेस्ट में भाग लेने लगे, क्योंकि उनके एक प्रोमिनेंट लीडर का फास्ट के दौरान मृत्यु हो चुकी थी, जो कि एक प्रोमिनेंट लीडर थे कांग्रेस के। मेनी वर इंजर्ड और लॉस्ट देयर लाइव्स इन पब्लिक फायरिंग, बहुत लोग घायल हुए और बहुत लोगों को पुलिस की फायरिंग में गोलियां भी लगी इस प्रोटेस्ट के दौरान। तो ये एक हिंसक मूवमेंट हो गया उनके देहांत के बाद, और इस तरह हम लोग देखते हैं कि मूवमेंट जो है वो वायलेंस से भर गया था। फाइनली द प्राइम मिनिस्टर अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट आंध्र स्टेट इन दिसंबर 1952, और आनंद फानन में जवाहरलाल नेहरू जी को ये स्टेप उठाना पड़ा कि उन्हें अनाउंसमेंट करनी पड़ी कि आंध्रा को एक सेपरेट स्टेट का दर्जा दिया जा रहा है, और ये दर्जा जो है उनको दिसंबर 1952 में आंध्र प्रदेश को दे दिया गया। यानी कि आंध्र प्रदेश लैंग्वेज के आधार पर अब एक स्टेट बन चुका था। आफ्टर दिस प्रोटेस्ट एंड उसके बाद जो वो वायलेंस हो गया उनके देहांत के बाद, पोट्टी श्रीरामालू के देहांत के बाद जो एक वायलेंस हुआ, उसको देखकर जल्दीबाजी में जवाहरलाल नेहरू जी ने ये स्टेप उठाए और आंध्र प्रदेश को एक स्टेट का दर्जा दिसंबर 1952 में दे दिया। द फॉर्मेशन ऑफ आंध्रा सेट एग्जाम्पल फॉर अदर स्टेट्स ऑन द लिंग्विस्टिक लाइन। अब ये एक एग्जाम्पल बन गया, आंध्र प्रदेश का एक स्टेट के रूप में लिंग्विस्टिक आधार पे एक स्टेट बनना, ये एक एग्जाम्पल सेट कर दिया अन्य लैंग्वेज के जो क्षेत्र थे उनके लिए कि अब वो भी ऐसी मांग कर सकते थे, क्योंकि एक स्टेट को ऑलरेडी लैंग्वेज के बेस पे मान्यता मिल चुकी थी स्टेट की। सेंट्रल गवर्नमेंट और जगह जगह इसके लिए मांगे भी उठने लगी। उसके बाद जब आंध्र प्रदेश स्टेट बन गया तो उसके बाद बंगाल में उठा और भी जगह कई जगह बात उठने लगी कि हम लोग को भी एक अलग स्टेट दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तब प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेप उठाया कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटेड ए स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन इन 1953, और एक स्टेट रिकॉग्नाइजेशन कमीशन का गठन हो गया 1953 में, जिसको ये पता लगाने के लिए इस कमेटी का गठन किया गया कि क्या लैंग्वेज के आधार पे स्टेट्स का गठन किया जा सकता है या कौन सा आधार रखा जाए स्टेट्स को मान्यता देने के लिए, उनकी बाउंड्रीज को। तो इसलिए ये कमीशन गठित की गई जो कि 1953 में गठन किया गया।
द कमीशन इन इट्स रिपोर्ट स्टेट दैट द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट शुड बी ड्रॉन ऑन लैंग्वेज बेस। और जब इस कमीशन की रिपोर्ट आई तो उसमें ये बातें खुलकर सामने आ गई कि उसका भी रिकमेंडेशन यही था उस कमीशन का कि लैंग्वेज के आधार पर ही स्टेट्स का रिकॉग्नाइजेशन होना चाहिए, रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ऑन द basis of this report the state recognition act was passed in 1956 और इसी के आधार पर स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 1956 में पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दिया गया। और अब इस एक्ट के अनुसार अब स्टेट्स का फॉर्मेशन करना था, तो दिस लीड टू क्रिएशन ऑफ 14 स्टेट्स। तो इसके जरिए 14 स्टेट्स बनाए गए और 6 यूनियन टेरिटरीज बनाई गई। तो 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी आफ्टर 1956 बनाया गया। जब एक्ट पास हो गया, उस एक्ट का नाम था स्टेट रिकॉग्नाइजेशन एक्ट। इस एक्ट के पास होने के बाद गठन किया गया स्टेट्स का और अंततः हम देखते हैं कि 14 स्टेट्स बने और 6 यूनियन टेरिटरीज गठित की गई इंडिया के मैप में। लिंग्विस्टिक स्टेट एंड मूवमेंट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्टेट चेंज द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड लीडरशिप इन सम बेसिस वे। ये जो परिवर्तन आया जब लैंग्वेज के आधार पर स्टेट्स का निर्माण हो गया, तो इसके द्वारा जो चेंजेस आए वो बड़े अच्छे चेंजेस थे और जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इंडिया की थी उसको इसने बहुत प्रभावित किया और साथ में लीडरशिप को भी इसने प्रभावित किया, क्योंकि ये डाइवर्सिटी ही हमारी पहचान है। जो लैंग्वेज के बेस पर हो या कल्चर के बेस पे जो डिफरेंसेस हैं, डाइवर्सिटीज़ हैं, वो हमारा कल्चर है। और जब स्टेट्स बने ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज तो उनको बहुत बढ़ावा मिला, उन डाइवर्सिटीज़ को बहुत फलने फूलने का मौका मिला और इसका प्रभाव हम आगे के डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो इंडिया की रही है उस पर साफ साफ ये इसका असर देखने को मिलता है। इट डिड नॉट लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री एज मैनी हैज़ फियर्ड अर्लियर। जो कांग्रेस के बड़े लीडर्स थे जिनके मन में ये डर था कि अगर लैंग्वेज के बेस पे स्टेट्स का निर्माण कर दिया गया तो हो सकता है कि हर स्टेट्स इंडिविजुअल कंट्री बनने की मांग न करने लगे और एक डिसइंटीग्रेशन न देखने को मिले कि हम इंडियन यूनियन से अलग होना चाहते हैं, ऐसी मांग न उठने लगे। लेकिन ऐसी कोई मांग नहीं उठी और इसने इस बात को साबित किया कि हम लोग डाइवर्सिटीज़ के बावजूद हम लोग यूनाइट हैं। ऑन अदर हैंड इट स्ट्रेंथन द नेशनल यूनिटी और इसने नेशनल यूनिटी को और मजबूत बनाने का काम किया और हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को एक अलग प्रकार की मजबूती मिली आफ्टर द reorganization of states on the basis of language. The linguistic state underlined the acceptance of the principle of diversity और इसने ये साबित किया कि डाइवर्सिटी और उसके कारण ही एक यूनिटी यही इंडिया की सही पहचान है और इसी से इंडिया पूरे विश्व में पहचाना जाएगा। Much of the politics in the later period was to place within this फ्रेमवर्क और ये जो सेटअप था डाइवर्सिटी की और लैंग्वेजेस के बेस पे स्टेट्स का निर्माण होना, ये जो फ्रेमवर्क तैयार हुआ था, अब आगे की पॉलिटिक्स इंडिया की इसी पे आधारित होने वाली थी। तो बच्चों, आपको उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आया होगा कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट किस प्रकार इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया गया बाय आवर नेशनल लीडर्स। तो समझ में आया तो शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।